हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, विश्व का भूगोल। इसके बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। बात करें विश्व का भूगोल, तो विश्व का भूगोल हम 4 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक तो भौतिक भूगोल, दूसरा विश्व का भूगोल, एक भारत का भूगोल, और एक अपना राजस्थान का भूगोल। भूगोल को हम 4 दृष्टि से पढ़ते हैं। एक तो भौतिक भूगोल की दृष्टि से, एक विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। अब हम बात करें कि भूगोल क्या है, किन शब्दों से मिलकर बना है और कौन सी भाषा का शब्द है, इसके बारे में अगर बात करें अपन, तो भूगोल, जैसे अब अगर हम बात करें भूगोल की, भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे एक तो भू प्लस गोल, तो यानी भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। भू का अर्थ पृथ्वी होता है और गोल का अर्थ गोल। तो इसका भूगोल का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी गोल है। भूगोल का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी गोल है। अगर हम बात करें कि भूगोल को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। भूगोल को क्या कहते हैं? जियोग्राफी। भूगोल को जियोग्राफी भी बोलते हैं। जो किस भाषा का शब्द है ये? यह ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ज्योग्राफी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। बात करें अपन कि जो ज्योग्राफी है यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो जियो प्लस एक ग्राफी। जियो और ग्राफी। ठीक है। ठीक है, जियो और ग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है। बात करें जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है ग्राफी का अर्थ? अध्ययन करना। इसलिए जियोग्राफी का अर्थ क्या हुआ? जियोग्राफी का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है। हमने बात की कि भूगोल को हम 4 दृष्टि से पढ़ते हैं। भौतिक भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। और हमने बात की भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, यानी पृथ्वी गोल है। ठीक है। बात करें इसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी भी बोलते हैं।
तो ज्योग्राफी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी से। बात करें जियो को, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। ठीक है, अब हम बात करें इसकी परिभाषा की। परिभाषा की अगर बात करें अगर हम भूगोल की परिभाषा की बात करें तो पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल। भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। हम बात करें कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? इरेटोस्थनीज, जो कौन था? एक ग्रीक विद्वान था। इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान। ठीक है, हमने बात की कि पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल या ज्योग्राफी कहते हैं। और पृथ्वी का ज्योग्राफी का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। प्राचीन काल में भूगोल के दो भाग बताए गए हैं। प्राचीन समय में भूगोल दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से? एक तो व्यवस्थित भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। तो हम दोनों को डिटेल से पढ़ते हैं। एक तो व्यवस्थित भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। प्राचीन काल में भूगोल के दो भाग थे। पहला कौन सा? व्यवस्थित भूगोल। दूसरा कौन सा? प्रादेशिक भूगोल। प्राचीन काल में भूगोल को कितने भागों में हम पढ़ते थे या बांटा गया था? दो भागों में। कौन कौन से? व्यवस्थित भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, अब बात करें अपन इन दोनों को एक एक को लेकर, तो बात करते हैं हम व्यवस्थित भूगोल की। व्यवस्थित भूगोल की बात करें अपन तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक को, जैसे जलवायु, वनस्पति को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। क्या? भूगोल की वह शाखा, हम परिभाषा की बात करें इसकी तो भूगोल की वह शाखा, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी
एक भौगोलिक कारक को, जैसे कौन कौन से, जलवायु, वनस्पति आदि को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। यानी भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौगोलिक किसी एक भौगोलिक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब बात करें अपन कि व्यवस्थित भूगोल को भी दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है प्राचीन व्यवस्थित भूगोल, क्या? प्राचीन व्यवस्थित भूगोल, जिसका पिता या जनक किसे कहते हैं? एरेटोस्थनीज को। किनको? एरेटोस्थनीज को। ठीक है। बात करें दूसरा, आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। आधुनिक व्यवस्थित भूगोल एक तो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल और एक आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। बात करें आधुनिक व्यवस्थित भूगोल है, इसके जो पिता हैं वह कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। आपको इतनी डिटेल से कोई भी यूट्यूब वाला नहीं पढ़ाएगा कि भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है, उसके जो व्यवस्थित भूगोल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, उनके जनक कौन है, यह आपको नहीं बताया जाएगा। केवल आपको इतना बता देंगे कि जो भूगोल है इसका जनक कौन है, तो यह आपको बताएंगे सीधे एरेटोस्थनीज। लेकिन एक जगह एग्जाम में आ जाए कि आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, तो यह आपको कोई नहीं बताएगा। इसलिए ध्यान रखना कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। ये हमने बात की व्यवस्थित भूगोल की, कि जो व्यवस्थित भूगोल है इसकी परिभाषा क्या है? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक को लेकर, जैसे जलवायु, वनस्पति आदि को लेकर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यवस्थित भूगोल कहते हैं। बात करें तो व्यवस्थित भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? व्यवस्थित भूगोल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल और एक आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। और बात करें जो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल है, इसके जनक या पिता कौन है? तो वह है एरेटोस्थनीज। और जो आधुनिक व्यवस्थित भूगोल है, इसके पिता कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है। अब हम बात करें प्रादेशिक भूगोल की। बात करें प्रादेशिक भूगोल,
किसकी? प्रादेशिक भूगोल। तो प्रादेशिक भूगोल की अगर हम बात करें तो प्रादेशिक भूगोल क्या होता है? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन एक निश्चित प्रदेश या क्षेत्र को लेकर किया जाता है। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी भौगोलिक कारकों को लेकर किसी निश्चित प्रदेश या क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बात करें प्रादेशिक भूगोल की, भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी भौगोलिक कारकों को लेकर किसी निश्चित प्रदेश या क्षेत्र का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब बात करें अपन प्रादेशिक भूगोल, तो प्रादेशिक भूगोल को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं? एक तो प्राचीन प्रादेशिक भूगोल, एक तो प्राचीन प्रादेशिक भूगोल जिसके पिता या जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के जनक या पिता कौन है? हिकेटियस। ठीक है। दूसरा कौन सा है? आधुनिक प्रादेशिक भूगोल। आधुनिक प्रादेशिक भूगोल, इसके पिता कौन है? कार्ल रिटर। ठीक है। हमने बात की एक तो व्यवस्थित भूगोल की। व्यवस्थित भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्राचीन व्यवस्थित भूगोल और एक आधुनिक व्यवस्थित भूगोल। बात करें प्राचीन व्यवस्थित भूगोल के जनक या पिता कौन है? इरेटोस्थनीज। और आधुनिक व्यवस्थित भूगोल के पिता या जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और बात करें अपन प्रादेशिक भूगोल की, तो प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है? हिकेटियस। और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन माने जाते हैं? कार्ल रिटर। ठीक है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने मंडलों का विकास हुआ, उसको लेकर। ये हमने बात की भूगोल को लेकर कि भूगोल क्या है, कितने भागों में इनको बढ़ते हैं और कितने प्रकार का भूगोल है, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उसके बाद में कितने मंडलों का विकास हुआ। तो बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने मंडलों का विकास हुआ? 3 मंडलों का विकास हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद 3 मंडलों
का विकास हुआ। कितने मंडलों का विकास हुआ? 3 मंडलों का विकास हुआ। वह 3 मंडल कौन कौन से हैं? पहला है वायुमंडल, वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है स्थल मंडल। कितने मंडलों का विकास हुआ? 3 मंडलों का। कौन कौन से? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों मंडलों को मिलाकर किस मंडल का निर्माण हुआ? जैव मंडल का। किस मंडल का निर्माण हुआ? जैव मंडल का। जैव मंडल का निर्माण हुआ। अब जैव मंडल किसे कहते हैं? बात करें तो जैव मंडल किसे कहते हैं? यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है। क्या? यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है। क्या? जैव मंडल यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। तो हमने बात की कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद 3 मंडलों का विकास हुआ, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ठीक है। और बात करें इन तीनों मंडलों को, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों मंडलों से मिलकर किस मंडल का विकास हुआ? जैव मंडल का निर्माण हुआ। जैव मंडल किसे कहते हैं? यह वह संक्रमण क्षेत्र होता है जहां ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जीवन पाया जाता है। अब एक बार क्या कि एग्जाम में श्रेणी या उच्चावच के आधार पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उनको भी हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने श्रेणियों या उच्चावचों में विभाजित किया गया है। जैसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उच्चावचों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 3 श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी उच्चावच, तो प्रथम श्रेणी उच्चावच के अंतर्गत कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र आते हैं या कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? वह कौन कौन से प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में? महाद्वीप व महासागर। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में कौन कौन से भाग आते हैं, तो आप कौन से बताओगे? महाद्वीप व महासागर। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि महाद्वीप व महासागर कौन सी श्रेणी के उच्चावच है, तो आप क्या बताओगे? प्रथम श्रेणी के उच्चावच बताओगे। ठीक है। दूसरी बात करिए अपन द्वितीय श्रेणी उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच की अगर हम बात करें तो वह कौन कौन से आएंगे? पर्वत एवं पठार। क्या? पर्वत
एवं पठार। बात करें तृतीय श्रेणी की उच्चावचों की, तृतीय श्रेणी की उच्चावच की बात करें तो तृतीय श्रेणी की उच्चावच में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मैदान, डेल्टा और घाटी आदि क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? मैदान, डेल्टा व घाटी आदि क्षेत्र आते हैं। अब आपसे पूछ ले जाए कि इनके निर्माण का क्या कारण है, कि इनका निर्माण किस किस कारणों से हुआ है, किन कारणों से हुआ है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से कारणों से हुआ है। बात करें हम जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, इनका निर्माण किन कारणों से हुआ है? इनका निर्माण हुआ है आंतरिक बलों के कारण। कौन से? आंतरिक बलों के कारण। और बात करें मैदान, डेल्टा या घाटी जो तृतीय श्रेणी को उच्चावच है, इनका निर्माण किस कारण हुआ है? तो इनका बाह्य श्रेणी के या बाह्य बलों के कारण इनका विकास हुआ है। बाह्य बलों के कारण। ठीक है, ये हमने बात की उच्चावचों को लेकर। एग्जाम में कई बार क्या है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने उच्चावचों के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे अपने, वापस हमें उसी टॉपिक पे चलते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद कितने मंडलों का विकास हुआ था? 3 मंडलों का विकास हुआ था। तो उनमें हम पहले मंडल के बारे में बात करते हैं। कौन से मंडल के बारे में? वायुमंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे अब। तो हम बात करें अगर वायुमंडल की, अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल होता क्या है? वायुमंडल होता क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें अपन। परिभाषा की अपन बात करें तो वायुमंडल होता क्या है? किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और बात करें पृथ्वी का वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ होता है? 10,000 किलोमीटर तक पृथ्वी का आवरण फैला हुआ होता है। यानी 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पृथ्वी के ऊपर गैसों का आवरण फैला हुआ होता है। इसलिए पृथ्वी का वायुमंडल कितने किलोमीटर में फैला हुआ होता है? 10,000 किलोमीटर के अंतर्गत विस्तृत है। बात करें वायुमंडल की परिभाषा की तो किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, किसी भी ग्रह के चारों ओर गैसों का आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। बात करें पृथ्वी का वायुमंडल
कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक विस्तृत है। पृथ्वी का वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब हम बात करें कि वायुमंडल के कार्य क्या होते हैं या वायुमंडल का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में अगर बात करें तो हम बात करते हैं वायुमंडल के कार्यों को लेकर कि वायुमंडल को क्या क्या कार्य होते हैं। वायुमंडल के कार्य हम देखिए तो वायुमंडल में क्या पाई जाती है? पहले तो वायुमंडल क्या पाई जाती है? वायुमंडल में गैसें पाई जाती है। वायुमंडल में क्या पाई जाती है? गैसें पाई जाती है जो जीवन के लिए क्या है? आवश्यक है। वायुमंडल में क्या पाई जाती है? वायुमंडल में गैसें पाई जाती है जो जीवन के लिए आवश्यक है। जैसे अगर ऑक्सीजन वायुमंडल में ना हो तो जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हर गैस का कोई ना कोई मुख्य उपयोग होता है या आवश्यकता होती है जिसका होना जरूरी होता है वायुमंडल के लिए। बात करें तो वायुमंडल में जलवाष्प कितना पाया जाता है? जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प कितना पाया जाता है? 1 से 4% तक जलवाष्प पाया जाता है। कितने प्रतिशत तक? 1 से 4% तक जलवाष्प वायुमंडल में पाया जाता है। जिससे क्या होती है? जिससे आवश्यक वर्षा होती है। क्या होती है? आवश्यक वर्षा होती है। वायुमंडल में 1 से 4% तक जलवाष्प पाया जाता है जिससे आवश्यक वर्षा होती है। ठीक है, वायुमंडल में हरितगृह गैसें भी पाई जाती है। कौन सी गैसें? हरितगृह गैसें भी पाई जाती है। बात करें वायुमंडल में हरितगृह गैसें भी पाई जाती है जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। जो पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है, औसत तापमान। वायुमंडल में हरितगृह गैसें भी पाई जाती है जो पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखती है। अब अगर बात करें कि हरितगृह गैसें कौन कौन सी है उनके बारे में, हरितगृह कौन कौन सी है उनके बारे में अगर बात करें हरितगृह गैसें हरितगृह क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। हरितगृह गैसें वह गैसें होती है हरितगृह गैसें वह गैसें होती है जो सौर विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक आने तो देती है लेकिन पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या? जो सूर्य से किरणें आती है उन्हें, जैसे अपनी ये पृथ्वी है, क्या है? ये अपनी पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है, सूर्य से जब किरणें आएंगी इन किरणों को पृथ्वी तक आने तो देती है लेकिन जैसे ये वापस पार्थिव किरणें वापस जाती है तो इन्हें यहाँ रोक लेती है
कौन सी गैस है? हरितगृह गैस है। सूर्य से आने वाले सौर विकिरणों को पृथ्वी तक आने तो देती है, लेकिन इन्हें पार्थिव विकिरणों को वापस जाते समय अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए इसी तापमान को क्या कहते हैं? वैश्विक तापमान कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वैश्विक तापमान कहते हैं। तो बात करें इसकी परिभाषा की अपन, हरितगृह क्या होता है? हरितगृह कैसे? वह गैसें होती है जो सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक आने तो देती है, लेकिन पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? निरंतर वृद्धि हो रही है। इसीलिए इसी तापमान को वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। इसलिए इसी तापमान को वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, बात करें हरितगृह क्या होता है? हरितगृह गैसें वह गैसें होती है जो सौर विकिरण को पृथ्वी की सतह तक आने तो देती है, लेकिन पार्थिव विकिरण जब सूर्य की किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस परावर्तित होती है तो उन्हें क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसलिए इसी तापमान को क्या कहते हैं? वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें प्रमुख हरितगृह गैसें कौन कौन सी है, जो गैसें ये तापमान बढ़ाने में कार्य करती है, वो कौन कौन सी गैसें हैं? बात करें प्रमुख हरितगृह गैसें, प्रमुख हरितगृह गैसें तो कौन कौन सी है? प्रमुख हरितगृह गैसें कौन कौन सी है? एक तो पहली जो होती है अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, पहली कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी मीथेन, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, चौथी ओजोन, पांचवी अपनी जलवाष्प।
और नेक्स्ट अपनी आती है कौन सी, CFC, क्या कहती है इसे, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। अगर हम बात करें कि पृथ्वी का तापमान वर्तमान में औसत तापमान कितना है, पृथ्वी का वर्तमान में औसत तापमान कितना है, तो वह कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस वर्तमान में। वर्तमान में पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें कि जैसे अगर यह हरित गृह गैसें अगर वायुमंडल में नहीं हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, इसकी अगर बात करें, जैसे अगर वायुमंडल में हरित गृह गैसें ना हो तो औसत तापमान कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर वायुमंडल में हरित गृह गैसें ना हो तो पृथ्वी का औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब बात करें कि जो ये हरित गृह गैसें हैं या जो वायुमंडल है यह हमारी किस प्रकार से सहायता करता है, तो बात करें तो वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। वायुमंडल के अगर कार्य की बात करें, वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। क्या, वायुमंडल हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है। बात करें, वायुमंडल हमें गिरते हुए उल्कापिंडों से भी बचाता है। गिरते हुए उल्कापिंडों से बचाता है। ठीक है, वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों से बचाता है और गिरते हुए जो उल्कापिंड है उनसे भी हमें बचाता है। और अगर बात करें अपन नेक्स्ट पॉइंट की, तो वायुमंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करने तथा दूरसंचार में सहायक होता है। जो रेडियो किरणें होती है, वायुमंडल रेडियो किरणों को परावर्तित करने तथा दूरसंचार में
सहायक होता है। ये अपनी क्या है, वायुमंडल के कार्य है। ठीक है, अगर हम बात करें वायुमंडल के संगठन की कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है, किन किन गैसों से यह वायुमंडल बना हुआ है, या कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, या कौन सी गैस हल्की गैस है, या कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक महत्वपूर्ण है, उसका क्या कार्य है, इसके बारे में अगर बात करें तो हम वायुमंडल के संगठन को देखते हैं। इसको वायुमंडल के संगठन को, ये हमने देखे वायुमंडल के कार्य। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के संगठन की बात करें तो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। पहली है नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये कितने प्रतिशत पाई जाती है वायुमंडल में? यह 78%, लगभग 78% पाई जाती है। ठीक है, दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यह लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? यह 21% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 21% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? आर्गन। आर्गन यह कितने प्रतिशत पाई जाती है? यह 0.93% पाई जाती है। चौथी कौन सी आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह कितने प्रतिशत पाई जाती है? यह 0.03%। कितने प्रतिशत? 0.03% पाई जाती है। और अन्य गैसें? अन्य गैसें पाई जाती है कितनी? 0.04%। कौन कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मीथेन, नियोन, क्रिप्टॉन आदि ये अन्य गैसों में आती है। ठीक है, अब हम अपन बात करें कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जैसे 99% गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल है, यानी 99% गैसों में कौन कौन सी गैसें शामिल है, और आपसे ऑप्शन में दे दिए जाए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या करोगे? तो आपको करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये दोनों मिलकर 99% वायुमंडल की गैसें पाई जाती है, ये दोनों गैसें। ठीक है, और अगर बात करें कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इन गैसों को लेकर एक एक को अध्ययन करें, तो हम बात करते हैं एक एक को लेकर। तो पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन को लेकर। कौन सी गैस को लेकर? नाइट्रोजन को लेकर।
तो नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडलीय दाब के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। दाब के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है, सबसे अधिक उत्तरदायी है गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। वायुमंडल के लिए, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके लिए वायुमंडलीय दाब में सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो वह आती है नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करें, एक नोट लगाकर लिखिए आप, नोट लगाकर लिखिए आप कि वायुमंडलीय दाब का सर्वाधिक समूह है क्या? सॉरी, वायुमंडलीय दाब का सर्वाधिक जो वायुदाब होता है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र तट पर पाया जाता है। वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? समुद्र तट पर। कितना पाया जाता है? 1013 मिलीबार। ठीक है, कितना पाया जाता है? 1013 मिलीबार पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? समुद्र तट पर। ठीक है, बात करें नेक्स्ट जो नाइट्रोजन की विशेषता उसकी, जो पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसमें कौन सी गैस सहायक होती है? नाइट्रोजन गैस। पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक, नाइट्रोजन जो गैस होती है वह पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होती है। इसलिए जो दलहन की फसलें होती है इनकी जड़ों में क्या होता है कि एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किस में मिला देता है? मृदा में मिला देता है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्या? दलहन की फसलों की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है, राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मृदा में मिला देता है। दलहन की जो फसलें होती है उसमें क्या होता है कि एक राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और उसे मिट्टी में या मृदा में मिला देता है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। यह नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए ज़्यादातर जो मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए
कौन सी फसलों का उपयोग किया जाता है या कौन सी फसलें उगाई जाती है, तो वह कौन सी है, दलहन की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, अब बात करें नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। क्या है? नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है, ना इसमें किसी प्रकार की गंध आती है और ना इसका किसी प्रकार का स्वाद होता है, इसलिए इसे रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस कहते हैं। इसलिए इसका उपयोग रंगमंच पर सजावट के लिए किया जाता है। किसके लिए? रंगमंच पर सजावट के लिए। जो रंगमंच पर धुआं धुआं सा उड़ता है वह कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। धुआं धुआं। ठीक है, और जो नाइट्रोजन गैस होती है ये आग को फैलाने में या फैलाने से रोकती है। किसको? आग को फैलने से रोकती है। एक बात ध्यान रखना, जो नाइट्रोजन गैस है ये आग को फैलने से रोकती है, यानी आग को बढ़ने से रोकती है, ना कि आग को बुझाने में सहायक है। ये आग को बुझाने में सहायक नहीं है, बल्कि आग को फैलने से रोक सकती है। इसलिए इसको आग को फैलने से रोकने की गैस भी कहते हैं। ये हमने बात की नाइट्रोजन को लेकर। अब हम अपन बात करेंगे ऑक्सीजन को लेकर। किसको लेकर? ऑक्सीजन को लेकर। अब हम बात करते हैं किसको लेकर? ऑक्सीजन को लेकर। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वायुमंडल में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है? गैस है। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है यह कितने प्रतिशत होती है? 21%। कितने प्रतिशत? 21%, जो दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, यह एक क्या है? जीवनदायी गैस है। क्या है? जीवनदायी गैस है, यानी ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। बात करें यह गैस जो ऑक्सीजन है यह आग जलाने में सहायक होती है। किसमें? आग जलाने में सहायक होती है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं जल सकती। ठीक है, और बात करें जीव जंतु ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या? जीव जंतु ऑक्सीजन की सहायता से भोजन का
ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके साथ हैं? ऑक्सीजन के साथ हैं। जीव जंतु भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, और बात करें ऑक्सीजन पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं के लिए अवशेषों को सड़ने व गलाने में सहायक है। क्या? अवशेषों को सड़ने व गलने में सहायक। ठीक है, ये ऑक्सीजन के कार्य हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी, उसके बारे में। कौन सी गैस के बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या उपयोगिता उसकी, उसके बारे में हम बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यह कितने प्रतिशत पाई जाती है? यह 0.03% यह वायुमंडल में पाई जाती है। इसके कार्यों की बात करें अगर अपन या उपयोगिता की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। क्या है? हरित गृह गैस है। ठीक है, यानी यह एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है जो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाने में कार्य करती है। इस गैस की सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। इसकी सहायता से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पेड़ पौधे श्वसन के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट का ध्यान किया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही वह श्वसन के लिए कार्य करते हैं। यह हमेशा गलत क्वेश्चन होता है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको या किसी भी क्लास में या यूट्यूब पर आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा कि जो पेड़ पौधे जो श्वसन के लिए कौन सी गैस काम में लेते हैं। तो सभी आपको ऐसे बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में लेते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जीव जंतु या प्राणी नहीं है जो श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड काम में लेता हो। श्वसन में केवल और केवल ऑक्सीजन गैस काम में ली जाती है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस काम में लेते हैं? ऑक्सीजन गैस ही काम में लेते हैं। यह केवल भोजन का संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस काम में लेते हैं। ठीक है, बल्कि श्वसन क्रिया में पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, यह एक भारी गैस होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यह भारी होने के कारण वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है। यह भारी होने की वजह से वायुमंडल की निचली परत में पाई जाती है और यह
आग बुझाने में सहायक है। और अग्निशमक जो आते हैं आग बुझाने के यंत्र, उसमें भी यही भरी होती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हमने बात की थी कि आग को फैलने से रोकने के लिए कौन सी गैस सहायक थी? नाइट्रोजन गैस सहायक थी। लेकिन आग को बुझाने के लिए सहायक कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें कौन सी गैस पाई जाती है? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, ये हमने बात की कौन सी गैस को लेकर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर। अब हम बात करेंगे ओजोन गैस को लेकर। कौन सी गैस को? ओजोन गैस को लेकर। बात करें ओजोन गैस की, तो ओजोन गैस वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ओजोन गैस वायुमंडल में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कितने? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है और यह भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। बात करें दूसरी विशेषता की, ओजोन गैस वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं जिनसे हमें बहुत हानि होती है। किस प्रकार से? जैसे पराबैंगनी किरणों से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती है, इनसे हमें कौन बचाता है? ओजोन गैस बचाती है। ठीक है, तो यह क्या कर लेती है? ओजोन गैस वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों को पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। बात करें ओजोन गैस को या ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी गैस है, तो बात करें वह कौन सी है? CFC। CFC जिसे क्या कहते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि शीतलकों से जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि से उत्पन्न होती है। जो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वह किन से उत्पन्न होती है? यह फ्रिज, रेफ्रिजरेटर आदि से उत्पन्न होती है, जो कि
भारी मात्रा में ओजोन गैस को हानि पहुंचाती है। जो भारी मात्रा में ओजोन गैस को हानि पहुंचाती है। जो कार्बन होता है, CFC जो होती है गैस, यह भारी मात्रा में किसको नुकसान पहुंचाती है? ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गैस है, उसका एक अणु कितना? एक CFC का अणु ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़ने में सहायक है। एक CFC का अणु ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़ने में सहायक है। इसलिए यह गैस जो क्लोरोफ्लोरो CFC गैस है, यह ओजोन परत को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो यह भी इसी ओजोन गैस को लेकर एक जो सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था 1987 में कनाडा के एक शहर है, कौन सा? मॉन्ट्रियल। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में क्या हुआ था? ओजोन सम्मेलन। क्या हुआ था? ओजोन सम्मेलन हुआ था। 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में ओजोन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसलिए वह कितनी तारीख को किया गया था? 16 सितंबर 1987। इसलिए इसे किस रूप में मनाया जाता है? इसलिए इसे ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पृथ्वी को बचाने के लिए, क्या पृथ्वी को बचाने के लिए 22 अप्रैल 1992 को ब्राजील 22 अप्रैल 1992 को ब्राजील के एक शहर, कौन सा शहर? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का क्या हुआ था? आयोजन किया गया था।
22 अप्रैल 1992 को ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसीलिए इसीलिए 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमने बात की ओजोन गैस को लेकर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन सी गैस को लेकर? मीथेन गैस को लेकर। किस गैस को लेकर? मीथेन गैस को लेकर। बात करें हम मीथेन गैस की। मीथेन गैस को हरितगृह गैस या बायोगैस या गोबर गैस भी कहते हैं। कौन कौन सी? हरितगृह गैस, बायोगैस या गोबर गैस। गोबर गैस भी कहते हैं या इसे धान की गैस भी कहते हैं। कौन सी? धान की फसलों की गैस। कौन सी? धान के फसलों की गैस भी कहा जाता है। यह मीथेन गैस को उपनाम है। कौन सी? हरितगृह गैस, बायोगैस, गोबर गैस और धान के फसलों की गैस। ठीक है, अब हम अपन बात करें कौन सी? हाइड्रोजन गैस की। कौन सी गैस की? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन गैस की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी? 78%। और अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड में, किसमें? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वह कौन सी है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? यह वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। कौन सी? वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसलिए इसे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसलिए इसे हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। क्या? भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन गैस को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहते हैं। ये हमने बात की हाइड्रोजन गैस को लेकर। अब हम बात करने जा रहे हैं हीलियम गैस को लेकर। तो एक बात ध्यान रखना कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस। और अगर बात की जाए कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो वह पाई जाती है हाइड्रोजन गैस। और सबसे हल्की गैस भी कौन सी है? हाइड्रोजन गैस ही है। अब बात करते हैं हम हीलियम की। तो यह ब्रह्मांड में दूसरे नंबर पर पाई जाने वाली गैस है। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली गैस है। अधिक मात्रा में।
ठीक है। ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हीलियम गैस पाई जाती है, और यह वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है। पहली सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, और दूसरी वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम। बात करिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ जाए कि अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? हीलियम गैस होगी। अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम गैस है, इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग हवाई जहाज के टायरों में किया जाता है और पर्यटन गुब्बारों में किया जाता है। हवाई जहाज के टायरों और पर्यटन गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमने बात की है कौन सी? हीलियम गैस की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और फाइनल गैस कौन सी जो अपने है? रेडॉन गैस। कौन सी? रेडॉन गैस। रेडॉन गैस की अगर हम बात करें तो वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, कौन सी है? वायुमंडल की सबसे भारी गैस, वायुमंडल की सबसे भारी गैस है रेडॉन गैस। कहाँ पर पाई जाती है? ये मृदा में पाई जाती है, इसलिए यह मृदा में पाई जाती है। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है? रेडॉन गैस। और ये भारी होने के कारण ही यह सबसे नीचे मृदा में पाई जाती है। यदि रेडॉन गैस की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है, यदि रेडॉन गैस की मात्रा में अचानक वृद्धि होती है तो यह भूकंप का संकेत होती है, तो यह भूकंप का संकेत है। क्योंकि जब भूकंप की किरणें या भूकंप तरंगे पृथ्वी से निकलती है तो यह रेडॉन गैस धरातल पर ऊपर की तरफ आने लग जाती है, इसमें कंपन होना शुरू हो जाता है। जो रेडॉन गैस के अणु है वह मतलब बिखरने लग जाते हैं। इसलिए जब रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है तो यह भूकंप आने का संकेत दे देती है। ठीक है, ये हमने बात की वायुमंडल के बारे में, पृथ्वी का एक घटक जो वायुमंडल उसके बारे में, या जो वायुमंडल के बारे में हमने बात की, वायुमंडल के संगठन के बारे में हमने बात की, कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कितनी मात्रा में पाई जाती है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, इनके बारे में हमने बात की है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ठीक है।